मैं मुक्ता द्विवेदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। मेरा आज का विषय है बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के लिए राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा से संबंधित। शक्ति की अवधारणा के अर्थ और प्रकार को लेकर हमने पिछले 2 सत्रों में अध्ययन किया था, उस पर चर्चा की थी। आज का जो मेरा चर्चा का विषय है वो है शक्ति के स्रोत या सोर्सेज ऑफ पावर। शक्ति के स्रोत जो हैं, शक्ति बहुत जगह से निकलती है, उत्पन्न होती है और विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, लेकिन वो शक्ति कहाँ से आती है, हमको इस बात पर विचार करना है। हम ये देखें कि बहुत सारे जो शक्तिशाली लोग हैं, जैसे नेपोलियन, हिटलर, लेनिन, गांधी, सभी शक्तिशाली थे, लेकिन इनके स्रोतों में भेद था। तो शक्ति के स्रोत किन कहाँ से शक्ति आती है, हम आज उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है ज्ञान। शक्ति जो सर्वप्रथम मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उससे उत्पन्न होती है। मनुष्य का व्यक्तित्व, उसके आंतरिक गुण, उसमें कितना ज्ञान है, वो उसकी इच्छा शक्ति, सहन शक्ति, इस सब से व्यक्ति जो है वो अपने आप को शक्तिशाली बनाता है। आजकल तो कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, जिसके पास पे ज्ञान है वो ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। व्यक्ति के व्यक्तित्व से वो अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है। किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो वो कौन से काम नहीं कर सकता है। जैसे आपने दशरथ बाजी का नाम सुना होगा, उसने तो पहाड़ को खोदकर रास्ता बना दिया। तो इच्छा शक्ति जो है वो व्यक्ति को शक्तिशाली बनाती है। इसी तरह से सहन शक्ति का गुण भी कई बार व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। अभिव्यक्ति की जो शक्ति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार बहुत से लोग अब जानते बहुत हैं, लेकिन वो जब एक्सप्रेशन का वक्त आता है या अभिव्यक्ति का समय आता है तो वो उसको अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, और कुछ व्यक्ति अभिव्यक्ति को बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से प्रकट करते हैं। तो अभिव्यक्ति की शक्ति, ये नेताओं में ये गुण पाया जाता है कि वो किस तरह से एक जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाषण देते हैं या अभिव्यक्ति की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति के आंतरिक गुणों के कारण व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। दूसरा जो इसका तत्व है वो है प्राप्तियां या पोजेशन। किसी भी व्यक्ति के पास में क्या चीज़ है उससे भी वो शक्तिशाली बनता है। विशेष रूप से ये आर्थिक तत्व के लिए कहा जा सकता है, और ये एक बाहरी तत्व है। जैसे भौतिक सामग्री, किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा भूमि है, बहुत सारा धन है, तो अगर उसके ऊपर उसका स्वामित्व है तो वो व्यक्ति शक्तिशाली माना जाता है। सामाजिक जो सामग्री है, यानी समाज में उसकी कैसी स्थिति है, समाज में उसने कौन सा पद प्राप्त किया है, उस आधार पर भी व्यक्ति शक्तिशाली माना जाता है। संपत्ति हालांकि शक्ति का एकमात्र स्रोत नहीं है और न ही ये निश्चित स्रोत है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति हो जरूरी नहीं है कि उसका समाज पर प्रभाव भी हो। जो किसी व्यक्ति के पास अगर संपत्ति नहीं भी है तो भी वो समाज पर अपना प्रभाव डालता है, लेकिन कई बार संपत्तिशाली व्यक्ति प्रभावशाली भी होता है। तो इस तरह से संपत्ति प्रभाव डालने वाला एक स्रोत हो सकता है, लेकिन एकमात्र स्रोत नहीं होता है। तीसरा जो शक्ति का जो सोर्स है वो है संगठन। बहुत प्राचीन समय से कहावत चली आ रही है कि संगठन ही शक्ति है। जब व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं या किसी कार्य को करने के लिए निकलते हैं तो निश्चित रूप से संगठित जो लोग होते हैं उनको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि संगठन ही शक्ति है। इसीलिए वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपना प्रभाव डालने के लिए
लोग जो हैं वो यूनियन या संघ का निर्माण करते हैं, और यूनियन और संघ के जो लोग होते हैं वो विचारधाराओं को या नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। जैसे मजदूर संघ है, व्यापारिक संघ है, विद्यार्थी संघ है, और सबसे बड़ा संघ है राज्य। जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो मिलकर संघ का निर्माण करते हैं, और इस तरह से वो एक बड़ा राज्य बन जाता है जो कि शक्तिशाली होता है। जैसे हम अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं। अमेरिका एक संघात्मक राज्य है, और उसके जो घटक राज्य हैं, 50 राज्य हैं, वो राज्य उनको ये अधिकार है कि वो कभी भी अमेरिकी संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन वो अलग होना नहीं चाहते, क्योंकि जब वो एक संघ का निर्माण करते हैं तो यूएसए जैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होता है, तो संघ में शक्ति होती है। इसीलिए छोटे छोटे राज्य मिलकर शक्ति प्राप्त करने के लिए संघ का निर्माण करते हैं। भारत भी इसी तरह से संघ का एक उदाहरण है कि भारत को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए एक संघ का निर्माण किया गया। चौथा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है आकार या साइज। शक्ति जो है वो आकार और साइज पर भी डिपेंड करती है। जो चीज़ अगर बड़ी है तो निश्चित रूप से वो शक्तिशाली होगी, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ बड़ी हो तो वो शक्तिशाली भी हो। जैसे कोई राज्य अगर बड़ा है तो कई बार वो शक्तिशाली भी हो सकता है, और कई बार वो बड़ा होने के कारण अव्यवस्था का शिकार भी हो सकता है, संघर्षों का शिकार भी हो सकता है। और जब बड़ा राज्य होता है तो हर चीज़ों पर नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है। तो इस तरह से आकार कई बार राज्य को शक्तिशाली भी बनाता है, और कई बार उसकी शक्ति को कम करने का कार्य भी करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ा आकार शक्ति का परिचायक हो, यह आवश्यक नहीं है। अभी हम कोविड-19 के दौर में देखते हैं कि छोटे राज्यों ने जो कोरोना पर नियंत्रण किया, तो उन्होंने जो नीतियां बनाई, उन नीतियों को वो जल्दी प्रभावित कर सके। इटली है, जर्मनी है, इन राज्यों ने बहुत जल्दी अपने ऊपर, अपनी जनता के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अब भारत जैसे राज्य में हम बहुत सारी नीतियों को कोविड-19 के दौर में अपना रहे हैं, लेकिन इतना विस्तृत विशाल जनसंख्या होने के कारण हम उस पर नियंत्रण पाने में थोड़ा सा हमें संघर्ष अधिक करना पड़ रहा है इन राज्यों की अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि साइज जो है वो बड़ा आकार शक्ति का परिचायक हो, ये आवश्यक नहीं है। इसी तरह से विश्वास शक्ति का परिचायक होता है। विश्वास से तात्पर्य यह है कि जनता में अपने देश के प्रति विश्वास, अपनी सरकार के प्रति विश्वास, सरकार की वो आज्ञा मानती है तो वो किसी विश्वास के कारण ही मानती है। हम समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, उसी विश्वास के आधार पर लोग शक्तिशाली होते हैं, या कोई बड़े निर्णय और उनको लेकर उनके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। तो विश्वास शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत होता है। कई बार विश्वास प्रकट कर दिया जाता है तो उस विश्वास को पूर्ण करने के लिए भी जो संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, वो उसको कार्य को करके दिखाते हैं, चाहे उनमें वो क्षमता उतनी हो या न हो। तो विश्वास एक ताकत का काम करती है, एक शक्ति का काम करती है। इसी तरह से सत्ता भी शक्ति का स्रोत होती है। जो अगर किसी व्यक्ति के पास में सत्ता है, राजनीतिक रूप से अगर किसी संस्था के पास में सत्ता है, तो वो व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि सत्ता औचित्यपूर्णता भी लाती है, और जिनके पास में सत्ता होती है, सामान्य जनता उस सत्ता की आज्ञा का पालन करती है। इसलिए सत्ता भी शक्ति का स्रोत होती है। अन्य शक्तियां हो और साथ में सत्ता भी हो तो वो एक महत्वपूर्ण शक्ति का रूप धारण कर लेती है। इसी तरह से शक्ति की महानता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में कितनी सक्षम है, क्योंकि शक्ति का तात्पर्य यह है कि हम अपने अधीनस्थों से, या एक राजनीतिक व्यवस्था अपने अधीनस्थों से या जो जनता है उससे कितना कहना मनवा सकती है। इसलिए मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालना बहुत आवश्यक है, और मानव मस्तिष्क पर अगर प्रभाव पड़ जाता है तो मानव मस्तिष्क आज्ञा का पालन एक स्वाभाविक तरीके से
करता है। और ये मानव मस्तिष्क अगर जनता का मस्तिष्क समझ लिया जाए या जनता के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला जाए तो बहुत बड़ी जनसंख्या भी, बहुत बड़े पैमाने पर भी आज्ञा का पालन करवाया जा सकता है। तो इसलिए मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने से शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो अपने अधीनस्थों से या जिस पर उसने प्रभाव डाला है उससे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकता है। इसलिए ये कहा गया है कि मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में शक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान, शक्ति जो है वो इसका शक्ति का स्रोत है मानव का मस्तिष्क। इसी तरह से शक्ति की कार्यकुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिनके अधीन उसे कार्य करना है। तो मैकाइवर ये कहता है कि इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि शक्ति जो है वो तभी अच्छी तरह से उस शक्ति का प्रयोग माना जाएगा जबकि जो शक्ति जहाँ से निकल रही है वहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ हैं और उसके स्रोत कैसे हैं और किस कार्यकुशलता से उस प्रभाव को डाला गया है। तो शक्ति की कार्यकुशलता विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि ज्ञान कैसा है, विश्वास कैसा है, आकार कैसा है, इन सब पर वो शक्ति डिपेंड करती है। और कई बार जो है वो छोटे आकार के कारण, छोटे साइज के कारण भी व्यक्ति या देश शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि वो उस तरह से उसको मैनिपुलेट करता है, उसको इस तरह से कार्य करता है कोई नेता या राजनीतिक दल कि वो उसको शक्ति में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से शक्ति के जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो महत्वपूर्ण हो गए ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन और आकार। आप इस पर और पढ़िएगा। शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है राजनीति विज्ञान में। शक्ति का अध्ययन हर प्रत्येक विद्यार्थी को करना चाहिए ताकि वो हर देश की राजनीतिक व्यवस्था को और अन्य व्यवस्थाओं को, दूसरे देशों की भी राजनीतिक व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से समझ सके। एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी शक्ति का जो कंसेप्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अतः विद्यार्थियों, आप लोग जरूर से इसका अध्ययन करिए और इसके जो सभी तरह के प्रश्न हैं उनको हल करिए। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।